81 से जब हमने शुरू किया था उस समय कलाकार का बहुत सम्मान था और कलाकार भी अपने अभिनय को जीता था, अभिनय को अभिनीत करता था। लेकिन धीरे धीरे कलाकारों में भी कुछ दोष आ गए और सामाजिक दोष तो कई ऐसे दोष हो गए समाज में। तो धीरे धीरे 81 से मैंने शुरू किया 2001 तक, तो उस समय भी अच्छा सम्मान था कलाकार का, चाहे वो विदूषक ही रहा हो। अगर अच्छा कलाकार था तो उसको बहुत सम्मान मिलता था। ये धीरे धीरे सम्मान गिरता गया और आज बिल्कुल सम्मान के नाम की कोई चीज़ नहीं। जब तक कलाकार के पुराने कलाकार बैठ करके इस विषय पर मंथन नहीं करेंगे और जो आज के वर्तमान कलाकार हैं वह उनका निर्देशन नहीं मानेंगे, तब तक इसी तरह की दुर्दशा होती रहेगी। कोई डायरेक्शन नहीं, किसी का कोई निर्देशन नहीं, स्वच्छंद कलाकार है रामलीला का। जिसका जो मन होता है वो बोलता है, पर्दा खींचने वाला तर्क करने लगता है। तो वहाँ कलाकारी खत्म हो जाती है, पात्र की पात्रता खत्म हो जाती है, उसका जीवंत रूप वो दे नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात ये। और इस समय सबसे बड़ी बात, मनोरंजन के बहुत साधन हो गए। सो सबसे बड़ा कारण, पहले इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग रामलीला देखते, तब रामलीला के लिए लोग सालों से इंतजार करते थे। हाँ, अब इतने मनोरंजन के साधन है, घर घर टीवी डिश सबके घर में लगी है, मोबाइल पे तमाम साधन है। इतने साधन हो गए कि आदमी को बाहर जाने का न समय है और न बाहर जा कर के वो देखना चाहता है, समय व्यर्थ करना चाहिए। जो रामलीला का जीवन था, रामलीला के जो पात्र थे, उनका जो चरित्र था, उस तरह का अब कलाकारों में भी उनको कोई रूप दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जनता उससे बहुत कटती हुई चली है। धनुष यज्ञ का जो प्रकरण है, वो जो मंचन है, वो आज भी शायद किसी भारत के किसी कोने में उस तरह का नहीं होता जैसा कानपुर में होता, जैसा कानपुर में होता है। पर वो लेकिन विकृतियाँ केवल मनमानी के कारण हो गई। जिसका जो मन होता है बोलता है। मर्यादाएं सब भंग कर चुके हैं। न लक्ष्मण कोई मर्यादा रखता है, न राम मर्यादा रखता है और न परशुराम मर्यादा रखते हैं। जब मर्यादाएं रखते नहीं तो समाज उसको अब हे दृष्टि से देखने लगी। जब आपका आगमन हुआ था उस समय मर्यादा की स्थिति क्या थी? उस समय मर्यादा अच्छी थी, जो जैसा पात्र था उसका उसी तरह से सम्मान था। और दूसरी बात यह है, उस समय अगर लक्ष्मण भी योग्य है तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता था। विदूषक भी अगर योग्य है, कलाकार अच्छा है, तो उसको भी बड़ा सम्मान मिलता था। और परशुराम भी अपने चरित्र से बहुत पक्के थे, अपने व्यक्तित्व से बहुत पक्के थे। उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता था कि परशुराम का व्यक्तित्व है, तो उनकी पूजा होती थी। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व परशुराम अभिनेता पंडित संतोष शुक्ल। ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष शुक्ल का नाम कानपुर रामलीला जगत में सफलतम परशुराम अभिनेता के रूप में लिया जाता है। शुक्ल जी ने सन 1981 में तत्कालीन ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित शिव गोपाल अवस्थी की शिष्यता ग्रहण करके परशुराम का अभिनय प्रारंभ किया था। उस समय आपकी आयु 26 वर्ष थी। वर्ष 2001 में मधुमेह रोग की चपेट में आने से स्वयं को शारीरिक रूप से अक्षम मानते हुए पंडित संतोष शुक्ल ने अभिनय से संन्यास ले लिया था। अपने 20 वर्षीय अभिनय काल में शुक्ल जी ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। आपकी संवाद शैली सरल और प्रायः उदाहरणों से युक्त होती थी, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आपकी बात सरलता से समझ में आ जाती थी। ज्योतिष के उच्च स्तरीय विद्वान पंडित संतोष शुक्ल मूल रूप से जनपद कानपुर देहात में शिवली के निकटवर्ती ग्राम इंद्रमणि निवादा के निवासी हैं और अपना वर्तमान आवास LIG 1225 आवास विकास 3 पनकी कानपुर में बनाए हुए हैं। यहीं पर आपका ज्योतिष कार्यालय भी है। परशुरामी के प्रारंभिक दिनों में आप कानपुर कचहरी में न्यायालय संबंधी कार्य में भी संलग्न रहते थे, जिसके कारण
रामलीला जगत के लोग आपको कचहरी वाले संतोष परशुराम जी के नाम से जानते थे। मुझे भी अपने अभिनय के प्रारंभिक दिनों में कई बार पंडित जी के साथ लक्ष्मण बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव अविस्मरणीय रहा। प्रस्तुत है पंडित संतोष शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 30 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। मूल रूप से सिवली के पास जी ग्राम इंद्रमण निवादा है हमारा, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कानपुर से। कानपुर से। पूरा नाम संतोष कुमार शुक्ल। संतोष शुक्ल। पिताजी? पिताजी स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद शुक्ल। रामलीला में प्रवेश कैसे हुआ, कहाँ से हुआ आपका? रामलीला में प्रवेश पहले तो बच्चों के साथ, छोटी उम्र में बच्चों के साथ खेलते रहे गांव में। गांव में। अच्छा, उधर तो रामलीला का माहौल उस समय रहा होगा आपके? बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर इधर बढ़िया ध्यान परशुरामी की तरफ। परशुरामी की तरफ। किस सन में शुरू किया था परशुराम? मैंने सन 81 में परशुरामी शुरू किया। सन 81 में? सन 81 में शुरू किया। पहला अभिनय कहाँ किया था? पहला अभिनय सरसई नावर, ये पड़ता है इटावा जिले में, मैनपुरी के बॉर्डर पर। हम भी बने आए 2-3 बार। कमलाकांत लक्ष्मण थे उस समय, जी। जो उस समय बहुत अच्छे चल रहे थे, उनके साथ पहला अभिनय। गुरु कौन है आपके? गुरु मेरे आदरणीय स्वर्गीय श्री शिव गोपाल जी को अस्थि थे, जो दिवंगत थे। कितनी उम्र रही होगी जब आपने परशुरामी की शुरुआत की थी? मैंने परशुरामी की है 26 साल की आयु से। ये प्रेरणा परशुरामी कहाँ से मिली कि परशुराम का अभिनय करूँ मैं? परशुराम की प्रेरणा चूँकि हमारे संस्कार और हमारे परिवार के संस्कार धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, हम लोग इससे जुड़े रहे, रामायण का अध्ययन, और सबसे बड़ी बात ये है कि धार्मिक विचारधारा, उससे जुड़ते जुड़ते कला का क्षेत्र पसंद आया और उसमें हम। किसी ने प्रेरित भी किया कि आपकी अपनी इच्छा थी कि परशुरामी मैं करूँ? नहीं, अपनी स्वेच्छा से। अच्छा, स्वेच्छा से। फिर गुरु जी का चुनाव कैसे किया? क्योंकि आप जहाँ के रहने वाले, वहाँ तो बहुत अच्छे थे। वहाँ बहुत अच्छे थे, चूँकि हम लाल बंगला में रहते थे। अच्छा। और अवस्थी जी की परशुरामी लाल बंगला के पास ही थी वहाँ, तो एक बार हम लोग देखने गए। देखने में इनका अभिनय चूँकि अच्छा लगा, आकर्षक लगा। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि इन्हीं का चयन गुरु के रूप में करें। उन्होंने सिखा दिया आपकी इच्छा पर? बिल्कुल सिखाया, मेहनत से सिखाया और मेहनत से सीखा पूरा। वो तो बहुत अच्छे गायक कलाकार, मतलब गाने गाने कई चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी थी। भैरवी का बड़ा अच्छा ज्ञान था। भैरवी का अच्छा ज्ञान था, तो उनकी गेय शैली बहुत अच्छी थी, ये सत्य है। और दूसरी चीज़ ये है, यद्यपि उनका कला पक्ष इतना मजबूत नहीं था, लेकिन हम जब क्षेत्र में आए तो 2 ही चीज़ें प्रधानता में थी जी। पहली कला पक्ष, परशुराम का अभिनय वीर रस से ओतप्रोत, और उसके साथ साथ रामायण के आधार पर पूरी अपनी विद्वता। जब आपका प्रवेश हुआ तब ये चल रहा था माहौल? तब ये माहौल चल रहा था, और उस समय कलाकारों का सम्मान भी था। कलाकारों को बहुत अच्छी दृष्टि से लोग देखते थे, समाज के लोग भी बड़ा सम्मान करते थे। वर्तमान का समय तो कलाकारों के लिए भी उचित नहीं है और कलाकारों के लिए भी उचित नहीं। कब तक अभिनय किया आपने? मैंने सन 2001 तक किया। 81 से 2001, मतलब 20 वर्ष पूरा? 20 वर्ष पूरा। लग कर के लगभग कितने मंच पर गए होंगे आप? अब उसकी कोई अनुमान तो नहीं है, लेकिन अब कम से कम हजारों की संख्या में तो पहुंच ही गए होंगे। अच्छा, तो एकदम से अरुचि हो गई, क्यों बंद कर दिया आपने? नहीं, अरुचि नहीं, हम बता रहे हैं कि अरुचि का कोई प्रश्न नहीं उस विषय से। अच्छा। लेकिन स्वास्थ्य के कारण। अच्छा, स्वास्थ्य के कारण धीरे धीरे, डायबिटीज के कारण धीरे धीरे शरीर में शक्ति की कम हुई। अच्छा, तो ये दिक्कत हुई। तो इस 20 वर्ष का क्या अनुभव रहा आपका रामलीला का, रामलीला क्षेत्र का, समाज का, ने मंच पर जो आकर्षण सन 81 में था
हाँ। रामलीला के प्रति, हाँ। और 2001 में बंद करते करते वो आकर्षण, वो चीज़ दिखाई पड़ी, मिली धीरे रामलीला धीरे में। उसका ह्रास होता रहा। 81 से जब हमने शुरू किया था उस समय कलाकार का बहुत सम्मान था और कलाकार भी अपने अभिनय को जीता था, अभिनय को अभिनीत करता था। लेकिन धीरे धीरे कलाकारों में भी कुछ दोष आ गए और सामाजिक दोष तो कई ऐसे दोष हो गए समाज में। तो धीरे धीरे 81 से मैंने शुरू किया, 2001 तक तो उस समय भी अच्छा सम्मान था कलाकार का। और उस समय भी जब कलाकार का विशेषकर परशुराम को ही परशुराम अभिनेता को ज़्यादा सम्मान मिलता था। देखिए कलाकार नहीं ऐसा नहीं, परशुराम का तो एक व्यक्तिगत सम्मान अलग था, उसके व्यक्तित्व का सम्मान था। लेकिन और भी पात्रों का, चाहे वो विदूषक ही रहा हो, अगर अच्छा कलाकार था तो उसको बहुत सम्मान मिलता था। तो ये जो दोष आया, ये विकृति जो आई, इसके लिए कहाँ किसको दोषी ठहराया जाना? इसके लिए दोषी कलाकारों का चरित्र और समाज में व्याप्त नशाखोरी, इसके कारण न समाज कलाकारों का सम्मान करता है और न कलाकार अपने चरित्र को संभाल पाए जो चरित्रों का होना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे सम्मान गिरता गया और आज बिल्कुल सम्मान के नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसा महसूस किया जाता है, दिखाई भी पड़ता है, सामने दिखाई पड़ता है। ये तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस करने की बात थोड़ी है। जी। तो अब इसके लिए क्या है कि रामलीला की अपनी गरिमा वापस कैसे लौट सकती, कोई है आपके दिमाग में ऐसी प्लानिंग योजना? जब तक कलाकार के पुराने कलाकार बैठ करके इस विषय पर मंथन नहीं करेंगे और जो आज के वर्तमान कलाकार हैं वह उनका निर्देशन नहीं मानेंगे, तब तक इसी तरह की दुर्दशा होती रहेगी। मतलब एक तरह से अनुशासनहीनता का भाव दिखाई पड़ रहा है। कोई डायरेक्शन नहीं, किसी का कोई निर्देशन नहीं, स्वच्छंद कलाकार है रामलीला का, जिसको जो मन आता है वो बोलता है। जिसका जो मन होता है वो बोलता है, पर्दा खींचने वाला तर्क करने लगता है। हाँ? तो वहाँ कलाकारी खत्म हो जाती है, पात्र की पात्रता खत्म हो जाती है, उसका जीवंत रूप वो दे नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात ये। और इस समय सबसे बड़ी बात, मनोरंजन के बहुत साधन हो गए, सो सबसे बड़ा कारण। पहले इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग रामलीला देखते, तब रामलीला के लिए लोग सालों से इंतजार करते थे। हाँ? अब इतने मनोरंजन के साधन है, घर घर टीवी डिश सबके घर में लगी है, मोबाइल पे तमाम साधन है। इतने साधन हो गए कि आदमी को बाहर जाने का न समय है और न बाहर जा कर के वो देखना चाहता है, समय व्यर्थ करना चाहता है, क्योंकि उसको उस तरह का प्रदर्शन भी नहीं मिलता है। उस तरह का जो रामलीला का जीवन था, रामलीला के जो पात्र थे, उनका जो चरित्र था, उस तरह का अब कलाकारों में भी उनको कोई रूप दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जनता उससे बहुत कटती हुई चली जा रही है। अच्छा, चूँकि रामलीला, कानपुर की रामलीला, विशेष तौर से कानपुर का धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये एक समय ऐसा था कि इसने पूरे भारत में अपनी पहचान अलग से बनाई, कानपुर की रामलीला ने। रामलीला का धनुष यज्ञ का जो प्रकरण है, वो जो मंचन है, वो आज भी शायद किसी भारत के किसी कोने में उस तरह का नहीं होता जैसा कानपुर में होता, जैसा कानपुर में होता है। पर वो लेकिन विकृतियाँ केवल मनमानी के कारण हो गई। जिसका जो मन होता है बोलता है, मर्यादाएं सब भंग कर चुके हैं। न लक्ष्मण कोई मर्यादा रखता है, न राम मर्यादा रखता है और न परशुराम मर्यादा रखते हैं। जब मर्यादाएं रखते नहीं तो समाज उसको अब हे दृष्टि से देखने लगी। जब आपका आगमन हुआ था उस समय मर्यादा की स्थिति क्या थी? उस समय मर्यादा अच्छी थी, जो जैसा पात्र था उसका उसी तरह से सम्मान था। और दूसरी बात यह है, उस समय अगर लक्ष्मण भी योग्य है तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता था। विदूषक भी अगर योग्य है, कलाकार अच्छा है, तो उसको भी बड़ा सम्मान मिलता था। और परशुराम भी अपने चरित्र से बहुत पक्के थे, अपने व्यक्तित्व से बहुत पक्के थे। उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता था कि परशुराम का व्यक्तित्व है, तो उनकी पूजा होती थी। जी। अब तो कलाकारों ने अपने को नशे में ऐसा डुबोया है कि न समाज उनका सम्मान करता है
केवल वो रोटी कमाने का एक साधन बना करके। नशा तो पहले भी लोग करते थे, राम अभिनेता कोई चिलम पीता था, कोई मदक पीता था, तमाम ऐसे भी तो उदाहरण मिले हैं। देखो परशुराम के चरित्र में शायद शिवदत्त जी को छोड़कर किसी पर ये दोष आज तक नहीं लगा। और वो सबसे ज्यादा चर्चित परशुराम हुए क्योंकि वो वीर रस उनका जितना बढ़िया था और करुण रस, दो रस उनके अंदर बहुत अच्छे थे। देखा है आपने उनको? हाँ मैंने देखा है। तो इसका मतलब ये हमारे तो क्षेत्र के ही ये हैं। जो नशा की विकृति है, अगर ये हैवी लेवल पर उसका अभिनय की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हमें लगता है समाज को फिर वो स्वीकार हो जाता होगा। कलाकार रहा तभी तो सुब्रत लाल जी स्वीकार हुए। नशा करने के बाद भी अगर कलाकार में अपना व्यक्तित्व अच्छा है, अपनी कला अच्छी है, उसके पास कुछ विद्वता है, कला है, तो नशा गौड़ हो जाता। अब आज वो नशा भी है और कला आज भी नहीं नशा अधिक है, अब कला ही नहीं है। कला है नहीं। इसलिए अब कोई सम्मान की इच्छा करके अगर कला के क्षेत्र में उतरना चाहे रामलीला में तो न उसको सम्मान मिल सकता है और न मिलेगा। दूसरी बात, इस समय पहले कोई महिला मंच पे कलाकार के रूप में नहीं जाती थी। जितने महिला के पात्र भी थे सब पुरुष वर्ग करता था। अब महिलाओं का भी प्रवेश हो गया, तो अब व्यभिचार अधिक बढ़ गया। अधिक बढ़ गया व्यभिचार का मतलब पहले भी था क्या? पहले इस तरह का नहीं था क्योंकि अब तो औरतें आ गई, पहले औरतें नहीं थी। पहले दोष तो हमेशा देखो रहता, हर क्षेत्र में रहता है, लेकिन वो दोष अलग थे। आज के पूरा व्यभिचार आ गया। तो ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता कहीं मंचों पर कि इस तरह की कोई स्थितियां बनती? मंच पर तो हर जगह अब लेडीज जाने लगी, लेडीजें तो जाती हैं, हर जगह जाती। और जब औरतें जाती हैं तो मंच पर न देखो, मंच के जरा पीछे जाकर देखो। नहीं तो आपके कहने मतलब कि अगर औरतों का रंगमंच पर प्रवेश तो बहुत काल से हो रहा है, रंगमंच तो औरतों को नहीं, हमारे रामलीला में कभी नहीं रहा। पर रंगमंच से रामलीला हमारी मर्यादित रही। हमने अगर राम का चरित्र उतारना है, हमें रामायण के पात्रों का अभिनय करना है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रधानता कला के पहले चरित्र। नहीं, ये चरित्र का विकृति होना महिला का प्रवेश से काम मतलब, क्योंकि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि महिला के ही बढ़ गया। हाँ, नहीं, कानपुर के अलावा रामलीला के जो और जगह के इतिहास हैं, हाँ, जैसे अपने कानपुर के अरमापुर की भी रामलीला है, आज भी पहले भी जब से चल रही है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय का पात्र, महिला पात्र लगभग महिलाएं निभाती हैं, लड़कियाँ करती हैं, और उन लोगों के घर की करती जो ऑलरेडी कलाकार हैं, उनके घर के साथ के लोग करते हैं। दिल्ली और लखनऊ में बहुत पहले से महिलाएं रंगमंच रामलीला, दिल्ली और कानपुर परिक्षेत्र के आसपास जितने जनपद हैं उनमें अगर छोड़ दें तो दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में केवल कला के रूप में ही मंचन होता है। यहाँ चरित्र और व्यक्तित्व के साथ मंचन होता है। रामायण के पात्रों की पात्रता देखी जाती है, उनका चरित्र देखा जाता है, उनका व्यवहार देखा जाता है, उनका आचरण देखा जाता है, तब यहाँ उसकी परख होती है। तो अगर एक महिला मंच पर है, वो अगर चरित्र है, अपने चरित्र के अंदर जी रही, तो फिर तो भी क्या दोष आ जाएगा? ना, अगर फिल्मी दुनिया में भी तो सब महिलाएं हैं, अपना अपना पात्र जीवित कर रही हैं, लेकिन वहाँ की तुलना हम रामलीला से नहीं कर सकते। वो केवल नाटक है और ये हमें धार्मिक संस्कार देता है, हमें धार्मिक शिक्षा देनी है, हमें संस्कारित बनाना है बच्चों को, हमारे समाज को संस्कार देने, एक शिक्षा देनी है। उसके लिए चरित्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरे क्षेत्रों में चरित्र की इतनी महत्ता और वो नहीं है, आवश्यकता नहीं। हमारे कौशल्या और कैकेयी के पाठ करने वाली महिला सच्चरित्र भी है और पाठ भी करती, तो उसमें दोष क्या है? भाई हम दोष तो इसलिए लगाते हैं कि उस पात्र का दोष तो अकेले नहीं है, दोष तो हमारे समाज की दृष्टि में है। वही चीज आ गई ना, दृष्टि में दोष। हमारे समाज की दृष्टि में दोष हो गया। अब महिला अगर पात्र आ गई है तो महिला की पात्रता, महिला को देख करके समाज इतना विकृत हो गया है। जगह जगह जब ऐसे सामान्य रूप में से महिलाओं का जीना मुश्किल है, तो मंच पर अगर कोई इस तरह का अपना अभिनय कर रही है तो उसके प्रति तो लोगों की अलग धारणाएं बन जाती है। अगर वो सिर्फ अभिनय करे, वो अभिनय के साथ डांस भी करती, तो उसके प्रति भाव बदल जाता है। भाव बदल जाते हैं। ये तो वो डांस न करे, केवल डांस न करे, अपना
अपना जो है अभिनय करके और चली जाए, बात खत्म हो जाए। तो विकृति डांस के कारण आई, महिला डांस हो तो डांस, महिला अगर डांस करेगी फिर रामलीला के मंच पर, हाँ, तो भाव फिर तो भाव बिगड़ते हैं समाज के और उसमें विकृतियां आ जाती। मतलब ये आपके तात्पर्य है कि महिला का डांस अगर ना हो, भले महिलाओं की पात्रता बनी रहे, हाँ। तो उसमें विकृति नहीं आएगी, पर डांस नहीं, क्योंकि डांस का भाव ही दूसरा हो जाता है। बिगाड़ तो दिया हमारे यहाँ बहुत पहले से बिगड़ गया, सन लगभग 90 से बिगड़ गया, जब से कुछ हमारे यहाँ पुरुष डांसर आ करके और चरित्रहीनता करने लगे, मंच पर नग्न प्रदर्शन करने लगे, मंच के पीछे गलत प्रदर्शन करने लगे, हाव भाव प्रकट करने लगे, वहाँ से बिगड़ना हमारे रामलीला का शुरू हो गया। तो दोष उनका भी, महिला बहुत बड़ा दोष है, इन महिलाओं से अधिक दोष उनका है। विकृतियाँ तो शुरू वहाँ से हुई, अब बढ़ गई। तो अब इसका उपाय क्या है भविष्य में, कैसे रामलीला की गरिमा को कैसे सुरक्षित रखा जाए? चूंकि रामलीला में मैंने बताया कोई किसी की बात मानता नहीं, न कोई निर्देशन मानता है, न कोई किसी की आज्ञा मानता है, सब स्वच्छंदचारी हैं और इस पर कभी भी हमारी समझ में अभी तो 10-20 साल इस पर कोई सुधार की संभावना नहीं दिखाई। भविष्य कैसा देख रहे हैं रामलीला का? हम भविष्य इसका अच्छा नहीं देख रहे हैं, अगर यही गति चली रही। यद्यपि इस तो संसार में सब प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा, 10 साल 20 साल 50 साल बाद बदलेगा, फिर एक बार आएगा समय, लेकिन वर्तमान का समय इस योग्य नहीं है कि इसकी किसी भी प्रकार से इसको प्रशंसा का भाव रखा जाए इसके। तो क्या रामलीला का भविष्य कैसा अंधकार में है कि बंद हो जाएगी क्या रामलीला भविष्य में? नहीं, ये नहीं कह सकते। वैसे ही विकृतियाँ पैदा हो रही, वैसे ही कलाकार उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे ही समाज बढ़ती चली जा रही है। हमारे रामलीला का रूप परिवर्तन हो रहा है। फिर उबेंगे लोग तो फिर नया बदलेगा कुछ ना कुछ, वो फिर समय आएगा, अच्छा विचार बदलेंगे, लोगों के भाव बदलेंगे, कलाकारों के भाव बदलेंगे। आप जब जुड़ने के पहले या बाद में कभी इस तरफ चिंतन आपने इसके सुधार के लिए कोई कदम कभी आपकी तरफ से उठाए गए, आप की तरफ से कोई जागरूकता अभियान इस तरह? जिस समय हम थे जी, और जब तक मैंने अभिनय किया तब तक अभिनय का क्षेत्र बहुत उचित था, बहुत अच्छा था जी, और भरपूर सम्मान मिलता था। इतनी समाज में भी विकृतियाँ नहीं थी, इतनी नशाखोरी नहीं थी। अब तो कलाकार और पर्दे के पीछे समाज के लोग, कमेटी के लोग सबसे ज़्यादा दुराचार करते हैं, शराब आदि पी करके, नशा करके, और वो जो भी हो सकता है अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, आचरण करते हैं। इसके लिए सरकार और समाज को क्या करना चाहिए रामलीला की गरिमा को वापस लाने के लिए? इस समय सबसे पहले कुछ नियम निर्देश बहुत आवश्यक है, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे समाज की ओर से हो, चाहे कलाकारों के संगठन की ओर से। कोई संगठन ऐसा बना करके या सरकार की ओर से निर्देश, ताकि हम लोग अपने केवल कला को जिएं, पात्र की पात्रता को जिएं, अभिनय को जिएं, तब तो हम कलाकार के क्षेत्र में और कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपनी रामलीला का उत्थान कर सकते हैं, अन्यथा ये सब असंभव। अच्छा, कहीं इसका एक कारण ये तो नहीं है कि व्यक्ति बैठा है सामने कुछ न कुछ देखने के लिए, अब जब देखने वाला जो दिखाने वाला अप्रशिक्षित है, उसे अभिनय का ज्ञान ही नहीं है, तो जो वो प्रस्तुत कर रहा है वो प्रस्तुत प्रभावी हो ही नहीं रहा, पब्लिक को बांधने में सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से डांस या इस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। दोनों चीज़ें हैं ना, तो प्रशिक्षण का अभाव ना कहीं भाई, दिखाने वाला भी अच्छा होना चाहिए और देखने वाला भी अच्छा होना चाहिए, उसके भाव भी अच्छे, चाहे जितना अच्छा कलाकार हो जी, अगर पारखी लोग नहीं बैठे, कलाकार पारखी नहीं है, अभिनय के पारखी नहीं है, शब्द और ज्ञान, शब्द और वाक्यों के पारखी नहीं है, भाव के पारखी नहीं है, तो कलाकार अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अच्छा, बाकी आपके अपने अभिनय काल में का जो अनुभव रहा उस समय का, उसने रामलीला के प्रति आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? रामलीला से जुड़े होने के कारण कोई व्यवहारिक परिवर्तन महसूस किया आपने? अभिनय करते करते हम लोग उस अभिनय के रूप में अपना जीवन भी यापन करने लगते हैं। परशुराम का अभिनय तेज भरा, विद्वता भरा, ज्ञान भरा और वीर रस से ओतप्रोत होता है। अभिनय करते करते वो जीवन में भी वो सारी क्रियाएं आने लगती हैं।
वो हमें भी आई। वाणी ओजमई, शब्दों का चयन बहुत सुलझा हुआ, चरित्र पर विशेष ध्यान, तो ये सब चीजें चरित्र में भी हम लोगों के आई। बिल्कुल आई। उनका प्रभाव भी आपके बिल्कुल जीवन में प्रभाव पड़ा। और यही कारण है कि आज जो हमारा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, मैं तो प्रारंभ वहीं से करूँगा। रामलीला की देन है ये, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ वहीं से। बिल्कुल। इस वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? वर्तमान में मेरा ज्योतिष कार्यालय है, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। कहाँ पर कार्यालय का क्या पता है आपको? मेरा ज्योतिष कार्यालय आवास विकास नंबर 3, 1225 LIG आवास विकास नंबर 3 पनकी में है। और ज्योतिष का कार्य अपना परिपूर्ण रूप से करता हूँ। अच्छा। कभी कोई शिष्य सीखने आया आपसे कि अब हमको ये विरासत में परशुराम, ये आपने जो सीखी थी अपने गुरु से, कोई शिष्य भी बनाया? मैंने खुद रामलीला के कलाकारों से संबंध समाप्त कर दिए। अच्छा, रामलीला से कर लिया, कलाकारों से कर लिया? रामलीला के कलाकारों से। रामलीला से तो कभी संबंध खराब समाप्त ही नहीं हो सकते। राम से जुड़े हैं, रामायण से जुड़े हैं, तो रामलीला से तो संबंध कभी खराब नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज के युग के जो चरित्र हैं, जिन कलाकारों के जैसे चरित्र हैं, उनको देख करके मैं अपने यहाँ ज़्यादा उनको कोई छूट नहीं देता हूँ और अपने पास बैठाने का कोई प्रयास। मतलब उनसे संपर्क तोड़ लिया आपने, उनकी उस मतलब रामलीला का आज का कलाकार व्यवहार शून्य, केवल स्वार्थी व्यवहार उसके पास है। उसके पास अगर कार्यक्रम है तो वो आपके पास 10 बार जाएगा, अगर आप इससे दूर हो गए तो आपसे उसको भी मतलब नहीं। व्यवहार शून्य। ऐसा वो तो व्यवसायिकता की वजह से है, क्योंकि व्यवसाय बन गया है। केवल व्यवसायिकता, उसमें केवल व्यवसायिकता ही। जी। आपके समय में लक्ष्मण के अभिनेता कौन कौन से बढ़िया चल रहे थे? लक्ष्मण के अभिनेता सबसे पहले नागेंद्र जी आए, वो हमारे सामने कर 1-2 साल रुके। और इसके बाद अरविंद जी, सुरेश जी, महेश और आनंद, यही लोग अच्छे रूप में चलते रहे, अपना अभिनय करते रहे। और पुराने जो हमारे प्रारंभ जब हुआ था उस समय दिनेश वाजपेयी बहुत अच्छा अभिनय कर रहे थे और उनका अच्छा नाम चल रहा था, अच्छे कलाकार। अच्छा, परशुरामों में आपको गुरुजी तो आपके प्रभावित किए, आपने उनको गुरु बनाया, लेकिन इसके अलावा और किसका अभिनय बढ़िया लगता था? अभिनय के क्षेत्र में हम निष्पक्ष बात करना चाहेंगे। अभिनय में मेरे काल में हमने जो देखा है, पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी से अच्छा कोई अभिनेता नहीं रहा। अच्छा, क्या खास बात थी उनकी? उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर, उनकी वाणी, उनकी हड़क, जो परशुराम का एक व्यक्तित्व होता है, वो था। यद्यपि वो बहुत विद्वान नहीं थे, तर्क में बहुत कमजोर थे। अच्छा, लेकिन उनकी हड़क, प्रस्तुतिकरण कला का मंचन उनके जैसा न अभी हुआ है और न शायद होगा भी, ऐसा कोई आशा नहीं दिखाई देती। अच्छा, जैसे आज तो विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती संवाद में, एक दूसरे की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास, एक दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, क्या तब भी ऐसा रहा आपके साथ? मैंने आपसे कहा, पहले लोग अपने चरित्र को जीते थे, अब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावनाएं। वहाँ कलाकार वहाँ चरित्र नहीं करता, व्यक्तिगत हो जाता है जीवन। किसको कितना हम नीचा दिखा दें, किसको किसने ताली बजवा दें, किसकी कितनी हंसी करा दें, उस समय आनंद आता है। उस समय परशुराम का एक व्यक्तित्व था, लक्ष्मण का एक स्वरूप था, राम का एक स्वरूप था। क्या दोनों पक्ष एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते थे? बिल्कुल रखते थे, बिल्कुल रखते थे। पुराने कलाकारों में एक आदत थी, अगर हमारा प्रतिपक्षी कोई गलत बात भी कहता तो उसको इस तरह से समाज में प्रस्तुत करते थे कि उसके सम्मान पर कोई चोट ना आने पाए। ये ध्यान रहता था, ये ध्यान रखता था कलाकार। अब तो पकड़ में आ जाए तो फिर उसी को हिला देते। अब तो पकड़ करके उसी को हिलाते। तो अब वो ये सब चीजें बदल गई। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, विकृति का आवाज, इसको देखें, इसके आपका रिएक्शन क्या होगा। परशुराम जी ने कहा कि मैं लक्ष्मण से कहा कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे थूक देता हूँ, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। परशुराम जी ने तुरंत थूक दिया कि अब मैंने थूक दिया, अब तो पेशाब कर। कैसा लेंगे इसको?
इसको हम केवल फूहड़ता देंगे, मूर्खता देंगे, इससे बड़ा कोई और इसके लिए कोई अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना ये रूप इतना विकृत है कि सारी मर्यादाओं को तोड़ चुका। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहना, जैसे आजम खां कुछ कह दें तो उसके लिए कुछ कहना बेकार है। वो तो उसको बोलना है, बकना है, बक ही देगा। एक और उदाहरण दे रहा हूँ मैं। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ा गया गुरु के आदेश से, माता पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए सुबजानी सिद्धांत भी है। परशुराम जी ने कहा कि ये गुरु के आदेश को मानता ही कहाँ था। गुरु ने कहा संध्या करो जाकर के, तो विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करने चले तो भाई संध्या करने चले तो, लेकिन प्राचित ससुए सुहावा ये करने लगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि सूर्यास्त हो रहा था, विगत दिवस का तात्पर्य सूर्यास्त से है, और चंद्रमा का उदय तब हुआ, सुहावा चंद्रमा होता जब पूर्ण अंधकार हो जाता है। तो सूर्यास्त से लेकर अंधकार की स्थिति करते क्या रहे? तो परशुराम जी ने कहा लोफड़ी करते रहे। और क्या करते रहे? ये दोनों ही पात्र इस जगह गलत है जी। दोनों की प्रस्तुति गलत है। इनका अध्ययन नहीं है, रामायण का अध्ययन नहीं है, इसलिए मनमानी बकते हैं। वास्तविकता ये थी, संध्या करने जब चले हैं उस समय क्वार मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का ये चित्रण है। क्वार मास की चतुर्दशी, क्वार मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चित्रण। तो धनुष कब टूटा है? धनुष टूटा है प्रतिपदा को, कुंवार की, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धनुष टूटा है। हाँ। तो ये 2 दिन पहले का ये चित्रण है। तो ये कार्तिक मास की चतुर्दशी कथा है। क्वार मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी कोई अच्छा। संध्या वंदन की आज्ञा दी है। अच्छा, क्वार मास की शुक्ल पक्ष की शुक्ल, और दूसरे दिन पूर्णिमा थी, हाँ। प्रतिपदा के दिन धनुष टूटा है। उस समय जब चंद्रमा का उदय होता है तो संध्या काल के बहुत थोड़े समय पश्चात ही हो जाता है। जैसे ही संध्या वंदन समाप्त किया, एकदम से चंद्रमा दिखाई दिया। दोनों पात्र उस जगह गलत हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, रामायण का अध्ययन नहीं। तो इसमें गलत क्या क्या था? वो जो लोफड़ कहना कितना गलत कितना सही था? वो तो दोनों चरित्र से ही गिर चुके। वो तो ना राम का चरित्र है, न लक्ष्मण का चरित्र है, न परशुराम का चरित्र है जी। ये तो किसी के चरित्र ही नहीं, ये तो चरित्र के विपरीत बिल्कुल कलयुगी अपने 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 रूप में अपने अपने भाव में आ गए। लेकिन वास्तविकता ये है, वो परशुराम का प्रश्न और लक्ष्मण का उत्तर दोनों गलत। मतलब कि संध्या तो की गई ना? संध्या की गई, संध्या करने के बाद ही। और दूसरी बात ये है, विगत दिवस तो होता है जब सूर्य रहता है। विगत दिवस संध्या बंधन का समय वही होता है, सूर्य के रहते उत्तमा सूर्य, हाँ सूर्य संहिता, हाँ सूर्य संहिता। और उसके बाद जब सूर्यास्त पूर्ण हो जाता है, सूर्यास्त पूर्ण हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तभी तो चंद्रमा का सुहावनापन तभी तो प्रकट होता है। तभी वो भले आधा घड़ी की बात हो, चूंकि चतुर्दशी है इसलिए बहुत तत्काल आ गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो समय लगा। तो संध्या क्या मतलब 1 मिनट में हो जाती है? हाँ, वही कह रहे हैं, वही संध्या सूर्यास्त सूर्योदय मतलब सूर्य रहते संध्या शुरू हुई। हाँ, सूर्यास्त के बाद खत्म हुई। कोई संध्या 2-4 मिनट में तो नहीं होती, घंटों लगते हैं। जैसे ही घंटों लगे उधर शशि निकल पड़ा। तो वही प्रश्न था कि इस कार्यकाल में अगर संध्या नहीं की, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तो किया क्या? नहीं, संध्या की। वही तो, संध्या का कई प्रमाण तो है नहीं। कभी थोड़े माँ जानिए सयाने जी, हर चीज एक एक काव्य में नहीं लिखी जा सकती है। एक एक शब्द नहीं लिखा जा सकता है, नहीं तो ग्रंथ क्या महाभारत का उससे भी बड़ा बन जाता अब तक। एक एक कोई कभी नहीं लिख सकता है। हा? ऐसा मानते हैं आप भी कि हर बात लिखी नहीं हो सकती, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। हा? उसका कहीं ना कहीं कुछ चीज समझी जाती है, अपने आप कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। एक और प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको। लक्ष्मण का काम तो व्यंग करना है। एक व्यंग किया कि देखो बाल ब्रह्मचारी अति को ही। परशुराम जी ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी। लक्ष्मण ने एक छोटा सा कमेंट किया कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया। सब कुछ तो खुद कहा परशुराम जी के विषय में, जब ब्रह्मचारी की बारी आई तो खुद नहीं कहा, परशुराम जी के मुंह से कहलवाया। क्यों? कि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है, या तो वो कर सकता है जो बराबर साथ रहता है, या तो किसी ने परीक्षण किया। परशुराम
बाल ब्रह्मचारी थे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। और ऊर्ध्वरेता का मतलब होता है कि अपने वीर को अपने मस्तिष्क में हाँ। ले जाना खींच करके। और ऐसा व्यक्ति हमेशा तेजवान होता है, उसके अंदर क्रोध की अधिकता रहती ही है, इसलिए क्रोधी थे। ये कारण था। बाल ब्रह्मचारी तो अति को ही बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मांड में उन्होंने अपने जो बात हुई तो ये कहा कि देखो भाई, आप ब्रह्मचारी थे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ प्रमाणित होना चाहिए। जैसे शंकर जी भी तो भेजा गया, कामदेव को भेज दिया गया, नारद जी के पास ब्रह्मा को भेज दिया गया। क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी? परशुराम जी को इतना ज़्यादा क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि देखो, इंद्र को आपत्ति थी नारद के ब्रह्मचर्य से, तो इंद्र ने ब्रह्मा को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या कह को भेज दो हमारे पास में। बताया ये चरित्र से बहुत दूर है। और ये इन्हीं सब विकृतियों के कारण समाज बहुत दूर हो रहा है। यही सब सुन सुन के समाज परेशान हो रहा है और बहुत दूर हो रहा है, रामलीला से कटता चला जा पर खास बात आप देखिए, ये सब वो अभिनेता हैं जिनकी चर्चा खूब होती है, जो डिमांडेड भी। तो क्या समाज तो इनको स्वीकार कर रहा है, ऐसा लगता है ना। जो सभ्य समाज है, जो रामायण को जानने वाला समाज है, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इस सब जैसा पात्र लोफर हो गए हैं, चरित्रहीन हो गए हैं, अपने पद से पतित हो गए हैं, ऐसे ही जो देखने वाले हैं वो भी उसी कोट के हो गए, उसी कोटि के हैं। वो प्रशंसक हैं। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो रामायण के चरित्र को जानता है, वो कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करता है, वो इनसे बहुत दूर हो जाता है। तो अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप कलाकारों को, समाज मैं से? केवल एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अपने देश की सभ्यता को, अपने देश के आचरण को, अपने देश के विचारों को जीवित रखना है, तो वास्तव में जो रामायण के चरित्र हैं उनको उसी तरह से जिएं और वैसा ही चरित्र बना करके अगर अभिनीत करें तो हमारे देश का भी कल्याण होगा, हमारे समाज को कल्याण होगा, एक शिक्षा मिलेगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, और तभी रामायण का और हमारे रामलीला का भी भविष्य उज्जवल हो सकेगा। अच्छा, आखिरी बात, क्या रामलीला समाज को परिवर्तित करने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम। लेकिन यहाँ तो समाज ने ही रामलीला को बदल दिया, विकृतियाँ ला दी उसमें। देखिए, समाज ने नहीं बदला, हमने बदला। हम भी समाज में हैं, हम लोग भी सब समाज, हम माने कलाकारों ने बदला, जी, वो रूप दिखाने लगे। अगर हम वो न दिखाएं, हम केवल चरित्र दिखाएं, तो आज भी दर्शक प्रसन्नता से देखेंगे। लेकिन समस्या है कि वो कहते हैं पैसा नहीं मिलता, समाज कहता है हमें पब्लिक नहीं मिलती। पैसा तो केवल डांसरों के लिए आता है, हाँ। केवल नृत्य के लिए आता है। पैसा, इतना पैसे का महत्व क्यों? जो रामलीला के कलाकार हैं वो इतना पैसे को महत्व क्यों देते हैं? चरित्र को क्यों नहीं जीते हो? समस्या है कि उनके साथ व्यवसाय जुड़ गया, उसे सिखा रहे हैं। तो व्यवसाय जुड़ गया है तो क्या व्यवचार करके व्यवसाय करोगे? हैं? व्यवचार करके तो व्यवसाय करना उचित नहीं है। हमें सोना बेचना है तो हम सोना बेचें, हम उसमें मिलावट क्यों करें? खरीदार नहीं मिल रहे सोने के, तो कैसे नहीं मिलते हैं? सोना क्या बिकता नहीं है? हर कीमती से कीमती चीज का ग्राहक होता है। धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। कीमती चीज का एक ग्राहक आता है और भूसे के तमाम ग्राहक आते हैं। आजकल भूसा बिक रहा है, सोना नहीं बिक रहा है। तो सोना बिकेगा, बिकेगा, बिकेगा। संभलना पड़ेगा, आज नहीं कल संभलोगे, संभलना पड़ेगा। नहीं संभलोगे तो तुम्हारा गर्त में जाना तो वही।